जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस, आरओ और यूपी ट्रिपल एससी के जीएस के सभी सब्जेक्ट का हम रिवीजन लेके आए हैं। रिवीजन करवाया जाएगा यहाँ पे आपको, ठीक है। तो चलिए अभी हम प्राचीन इतिहास से शुरू करते हैं। इसके बाद में आपका हिस्ट्री पूरा करवाया जाएगा, फिर भूगोल का आ जाएगा और फिर पॉलिटी का, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास में क्या है कि इसको हम पढ़ने के लिए इसको पहले 3 भागों में बांट लेते हैं, जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या आता है कि इसमें कोई लिपि नहीं थी जब से ज़मीन बनी, और उसके बाद से 3000 ईसा पूर्व तक जो समय है वो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें कोई लिपि का ज्ञान नहीं था, इसमें जो मानव थे, ठीक है, उसमें कोई लिपि का ज्ञान नहीं था। और यहाँ पे जो पाषाण काल की सभ्यता है और ताम्र पाषाण काल की सभ्यता प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक में यहाँ पे लोगों को लिखना तो आ गया था, मतलब यहाँ पे कोई लिपि तो थी, लेकिन वो जो अभी हमारे जो भूवैज्ञानिक हैं जो पढ़ने की कोशिश करते हैं उसको, तो उन लोगों के पढ़ने में वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता इसी के अंतर्गत आती है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपियाँ मिली हैं वो अभी तक पढ़ने में नहीं आई हैं, ठीक है। फिर तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल जो है किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और वो लिपि पढ़ी जा चुकी है। तो जो लिपि पढ़ी जा चुकी है वो ऐतिहासिक काल में आता है। तो ये कब तक, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर और अभी तक जो अभी तक चल रहा है ये सब ऐतिहासिक काल में आता है, ओके। अगला है कि प्रागैतिहासिक काल से हम शुरू करेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल आता है, ठीक है। पाषाण काल का जो है सबसे पहले जो है इसकी खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम 1863 में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। रॉबर्ट ब्रूस फूट ये भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1863 में, कभी कभी इसका डेट भी सन भी पूछ लेता है तो याद रखिएगा, 1863 में इन्होंने मद्रास के पास एक पल्लवरम नामक गांव है, वहीं पे इनको क्या है, पाषाणकालीन, पूरा पाषाणकालीन क्या मिला था, एक उपकरण मिला था, ठीक है। तो वहीं से इसकी खोज शुरू होती है। तो जो पाषाण काल है इसको भी हम 3 भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। तो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है पूरा पाषाण काल। ये डेट इसको याद रखिएगा, समय को। 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल और 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल होता है, ठीक है। पूरा पाषाण काल के अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 3 भागों में पुनः बांट लेते हैं, ठीक है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा, मध्य और नव। अब पूरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांट लिया जाएगा। कौन कौन से? निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल में, इस काल में मानव जीवन अस्थिर था, ठीक है। मतलब मानव हमेशा ये एक जगह से दूसरी जगह रहते थे, कोई एक जगह रह के वो अपना जीवन यापन नहीं करते थे। और इसमें अगर पूछा जाए हथियार के हिसाब से इसको बांटा जाए तो इसमें हैंड एक्स और चापर चापिंग पेबुल इस पे उपकरण थे हथियार के। मतलब वहाँ पे लोग जो शिकार करने के लिए यूज करते थे उसको हैंड एक्स, एक कुल्हाड़ी टाइप का होता था, और चापर चैपिंग जो है हथियार मिले हैं, इनको नाम दिया गया हथियारों को, ठीक है। तो चापर चापिंग जो मिला है ये कहाँ मिला है, तो ये भारत के पश्चिमी राज्यों में, मतलब सोहन नदी घाटी जो है वहाँ पे मिला। सोहन नदी घाटी मतलब सोहन संस्कृति में ये मिला है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तो ये आपका सोहन नदी के पास में है, और ये पड़ता अब कहाँ पे है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है। सोहन नदी घाटी कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। तो वहाँ आपको चापर चापिंग मिला है, चापर चापिंग। और हैंड एक्स कहाँ पे मिला है, तो हैंड एक्स आपको मिला है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कहाँ पे? मद्रास में, ठीक है। मद्रास के निकट एक गांव है क्या, अतिरमपक्कम, ठीक है। वहाँ पे मिला है क्या, हैंड एक्स। तो आप इसको थोड़ा सा याद करने की एक ट्रिक जान लीजिए कि चापर चापिंग, देखिए पाकिस्तान में अधिकतर रहते हैं मुस्लिम, ठीक है। तो उससे याद रखिए कि सोहन नदी घाटी, ये तो याद ही रहेगा कि आपका पाकिस्तान वाले उसमें है, पंजाब में। तो सोहन नदी घाटी के बगल में मिला है। और चापर चापिंग आप भूलिएगा मत, क्योंकि जानते हैं कि मुस्लिम है वहाँ पे, और वहाँ पे जो है गोश्त वगैरह काटने के लिए
क्या करते हैं, उसको गोश्त को काटने को क्या कहते हैं, चापिंग करना है, ठीक है। तो उससे यही याद रख सकते हैं। और हैंड एक्स कुल्हाड़ी कहाँ पे मिली है, अपने मद्रास में। एक हो गया, ठीक है। इस सभ्यता को जो जैसे जो चापर चापिंग सभ्यता है उसको सोहन संस्कृति कहते हैं, तो जो हैंड एक्स सभ्यता है उसको कहते हैं एस्यूलन संस्कृति। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि एस्यूलन संस्कृति कहाँ से मिली है, तो ये अपने मद्रास से मिली है, ठीक है। अतिरम पक्कम, ओके। ये सब नाम पूछते हैं तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आपको याद रहे। मध्यपुरा पाषाण काल का देख लीजिए। तो मध्यपुरा पाषाण काल में क्या होता है कि इसमें पत्थर जो थे पहले चापर चैपिंग के या इसके सबके, तो वो अब बदल चुके थे फलक संस्कृति में। तो वहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि चापर चापिंग से किससे मिले थे, हैंड एक्स किससे है, मतलब मिलान करने को दे देता है, तो वहाँ मिलान करना रहता है। तो मध्यपुरा पाषाण काल में जो आए थे हथियार उनको फलक संस्कृति कहा जाता था, ठीक है। इसमें क्या था, क्रेपर जिसको खुरचनी कहते हैं, बेधक बेधने वाला कुछ रहता था, सूजा टाइप का, बेधनिया, और ऐसे उपकरण इसमें बनाए गए किसमें, मध्यपुरा पाषाण में, ठीक है। ये किसके किसके साथ में था, तो इसका मतलब क्षेत्रीय विभाजन क्या था, तो गंगा घाटी, असम और सिक्किम एवं केरल को छोड़कर संपूर्ण भारत में इसके संस्कृति के उपकरण मिले हैं। तो देखिए, अब गंगा घाटी मतलब उत्तर में पूरा छोड़ दीजिए, सिक्किम इधर छोड़ दीजिए, और इधर आप छोड़ दीजिए क्या कहते हैं, असम को। तो आपका क्या हो जाएगा, ये बुंदेलखंड से लेके और उसका पूरा नीचे तक मद्रास तक पूरा इसमें मिले हैं, ठीक है। मतलब गंगा घाटी में इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं मध्यपुरा पाषाण काल में, ठीक है। और इसमें आप हथियार देख ही चुके हैं। उच्चपुरा पाषाण काल में क्या मिला है, तो वह हमारा जो मानव होमोसेपियंस है वो मानव कब आया है, तो उच्चपुरा पाषाण काल में आया है। अभी तक जो मानव थे वो पूर्ण विकसित नहीं थे, ठीक है। तो होमोसेपियंस मानव का जो उद्भव हुआ कब हुआ, उच्चपुरा पाषाण काल में, ठीक है। और इस समय जो हथियार बनाए गए हथियारों का नाम था तक्षनी, चाकू, स्क्रैपर, बेधक, छेदनियाँ। तो जो मध्यपुरा पाषाण काल में हथियार थे उन्हीं को थोड़ा सा और स्टाइलिस्ट कर लिया गया, उन्हीं को थोड़ा सा और मॉडर्न कर लिया गया, और लगभग वही हथियार थे, ठीक है। लेकिन उनको फलक संस्कृति कहा जाता है। और इसको क्या है, तक्षनी, चाकू, उसमें चाकू नहीं था, यहाँ पे चाकू भी आ जाता है, ठीक है। और आगे इसमें है कि इलाहाबाद ज़िले में बेलन घाटी एक है, ठीक है। तो लोहंदा से वहाँ पे क्या मिली है, हड्डी की बनी हुई नारी की मूर्ति मिली है। किससे मिली है, हड्डी की बनी हुई नारी की मूर्ति मिली है। कहाँ से, लोहंदा घाटी से, लोहंदा से इलाहाबाद में है, बेलन घाटी से मिली है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत पूछता है बेलन घाटी से। चलिए, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, और इसमें क्या मिला है कि पहाड़ियों से इस काल की गुफाओं में प्राप्त हुए हैं, जिनका प्रयोग जो है भीमबेटका से। इसी में क्या हुआ है, आपको यहाँ से चित्रकारी पता, सर्वप्रथम चित्रकारी करने का प्रारंभ यहीं से होता है। कहाँ से, नवपुरा पाषाण काल से। तो आप बता सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन में आ सकता है। तो नवपुरा पाषाण काल या उच्चपुरा पाषाण काल भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो उच्चपुरा पाषाण काल से आपको क्या मिला है, सर्वप्रथम चित्रकारी करने का प्रारंभ कहाँ से शुरू हुआ है, उच्चपुरा पाषाण काल से, भीमबेटका की गुफाओं से, ठीक है। भीमबेटका की गुफाओं में सर्वप्रथम चित्रकारी की कला मिली है। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। अभी तक चल रहा था नव पाषाण काल, जो अभी तक पूरा पाषाण काल चल रहा था, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल में आते हैं। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि जलवायु गर्म हो गई है और बर्फ़ की जगह घास के हरे भरे मैदान हो गए थे, ठीक है। जलवायु गर्म हो गई थी, ठीक है। जब जलवायु गर्म हो गई तो अब जो है जो हिम क्षेत्र थे वो हिम क्षेत्रों में हिम पिघलेगी और नदियाँ बहना चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए हरे भरे मैदान हो गए। इस काल का मानव अब पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया था। क्यों पशुपालन, क्योंकि अब चारों तरफ उसको चारागाह मिल गए, घास मिल गई, तो अब पशुपालन करना चालू कर देगा और रहना चालू कर देगा। तो यहाँ पे मानव क्या करेंगे, बसना भी चालू कर देंगे, एक जगह रह के अपना घर वर बना के, और जैसे आजकल ज़िंदगी चल रही है ऐसे जीना चालू कर देंगे, ठीक है। तो इसके साथ सबसे सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुई है, तो राजस्थान में पशुपालन के, राजस्थान और बागौर में पशुपालन के सर्वप्रथम आदमगढ़, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर में सर्वप्रथम जो है पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कब, 5000 ईसा पूर्व, ठीक है। अगला है कि मध्य पाषाण काल के जो सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल हैं वो सराय नाहर है। सराय नाहर और महदहा, ठीक है। महदहा यह है कहाँ, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। तो मध्य पाषाण काल के सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल यही हैं। तो इनको आप याद रखिए, क्योंकि यूपी से रिलेटेड है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
इसमें क्या है कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण जो है, माइक्रोलिथ उपकरण जो इसमें रहते थे, हथियार में अपना जो ये लोग करते थे अपना मतलब शिकार वगैरह के लिए, तो उन हथियारों को क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी चाकू आ गया है, क्योंकि चाकू हम बना चुके थे। कब चाकू बन चुका था, उच्च पुरापाषाण काल में ही ना। तो यहाँ पे देखिए इस काल के हथियारों को, तो क्या नाम है, एकदर फलक जो कि मध्य पुरापाषाण काल में बना था, बेधक, बेधनी, ये सब मध्य पुरापाषाण काल के हैं। चाकू, तछड़ी, अर्धचंद्राकार, ठीक है, तो ये सब आपके अब आ गए हैं यहाँ पे भी। ठीक है, नवपाषाण काल में क्या है, तो नवपाषाण काल के कालक्रम के अनुसार ये युग काफ़ी छोटा है। ठीक है, फिर भी सारे क्रांतिकारी परिवर्तन इसी युग में हुए हैं, जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं इसी काल में हुए हैं। ठीक है, विश्व स्तर पर संस्कृति का प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक, और पश्चिम एशिया में मानव के जौ, गेहूँ, दलहन, तिलहन, कहाँ पे, पश्चिम एशिया, याद रखिएगा, पश्चिम एशिया में जौ, गेहूँ, दलहन, तिलहन आदि के महत्वपूर्ण खाद्यान्न प्रदान किए। ठीक है, यहाँ प्राचीनतम नवपाषाण युगीन बस्ती क्या नाम है उसका, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से सबसे पहले प्राप्त हुआ था क्या, गेहूँ। ठीक है, जौ और गेहूँ प्राप्त हुआ था ना। तो क्या है, पाकिस्तान से, मेहरगढ़ आजकल पाकिस्तान में है, तो यहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, और 7000 ईसा पूर्व यहाँ पर क्या हुआ था, कृषि उत्पादन का प्रारंभ का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, अब तो जो अभी नई खोज है उसके हिसाब से मेहरगढ़ नहीं है, कोल्डिहिवा है। कोल्डिहिवा नामक स्थान चावल उगाने के लिए प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। लेकिन देखिए, अगर आपसे चावल के लिए पूछ लिया तो कोल्डिहिवा है, और अगर आपसे गेहूं के लिए पूछ लिया तो अभी भी मेहरगढ़ ही लगाएंगे। ठीक है, नवपाषाण काल में नवपाषाण काल में स्थिरवासी लोग खेती से परिचित हो गए तथा पालतू पशु भी रखने लगे, जैसे आपने अभी पढ़ा कि पालतू पशु भी रखने लगे थे लोग। ठीक है, पालतू पशु कब से रखने लगे, तो पालतू पशु तो ये लोग मध्यपाषाण काल में ही रखने लगे थे, नवपाषाण काल में कोई ऐसी नई बात नहीं है। इसलिए खाने पीने के बर्तन की भी ज़रूरत होने लगी। ठीक है, जब बसने लगे तो खाने पीने के बर्तन की भी ज़रूरत होने लगी। तो क्या हुआ कि कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में दिखाई जाती है। ठीक है, जब बर्तन बनाना हुआ तो कुंभकारी प्रथा भी चालू हुई। बुर्ज होम संस्कृति में लोग क्या करते थे, गड्ढे वाले मकानों में रहते थे। बुर्ज होम संस्कृति पाई कहाँ पे गई है, ये आपके जम्मू कश्मीर में पाई गई है, मांडा नामक क्षेत्र में। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि कुत्तों को जब मालिक दफनाया जाता था, मर जाता था, तो उसमें कुत्तों को भी साथ में दफना दिया जाता था। ओके, हो सकता है कि कुत्ते बहुत प्रिय रहते होंगे तो इसीलिए दफना दिया जाता होगा, या कुछ और मान्यता रही होगी। ठीक है, अगला है कि महत्वपूर्ण तथ्य इसमें के बारे में कुछ दिया है, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी और हथनौरा में, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा की मानव खोपड़ी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन जीवाश्म वहीं से प्राप्त हुए हैं, कहा था, मानव खोपड़ी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। और लोहंदा में बताया कि नारी की जो है मूर्ति प्राप्त हुई थी, क्या है, बेलन घाटी में, बेलन घाटी के लोहंदा में नारी की जो मूर्ति प्राप्त हुई थी वो किससे बनी हुई थी, हड्डी की बनी हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी, तो उच्च पुरापाषाण काल का था। अगला है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से, आजमगढ़ बागौर में, अभी मैंने बताया आपको, वहाँ से प्राप्त हुए थे। विश्व के प्राचीनतम मृदवाहन बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडो में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बुर्ज होम संस्कृति के लोग जमीन के अंदर रहते थे, अभी बताया गया है। ताम्रपाषाण काल आ गया। ठीक है, ताम्रपाषाण काल क्यों कहते थे इसको, क्योंकि इसमें पाषाण के तो अभी तक हथियार बन ही रहे थे, उपकरण, लेकिन पाषाण मतलब पत्थर के उपकरणों के साथ साथ इन्होंने तांबे की खोज कर ली और तांबे के भी उपकरण बनाना चालू कर दिया। तो इसमें तांबे के भी उपकरण बन रहे हैं और साथ में पाषाण के, पत्थर के भी उपकरण बन रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, इस काल को ताम्रपाषाण काल। इस समय की जो संस्कृतियाँ थी उनको अलग अलग नाम दे दिया गया, पाषाणिक संस्कृतियों को। तो एक इस नाम याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। तो क्वेटा संस्कृति ये बलूचिस्तान में थी। ठीक है, इसमें जो मृदभांड पाए गए वो धूसर या पांडुरंग ही कहा जाता है, धूसर मृदभांडों को। आप एक ध्यान रखिए कि अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि वहाँ का मृदभांड कैसा, तो अगर पश्चिम क्षेत्र में है, जैसे मान लीजिए कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र का है या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र का अगर कोई क्षेत्र पूछ रहा है, तो वहाँ अधिकतर जो है धूसर मृदभांड ही पाए गए हैं। ठीक है, तो अगर याद होगा तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो धूसर मृदभांड मार के चले आइएगा, हो सकता है सही हो जाए।
कुल्ली संस्कृति, तो कुल्ली संस्कृति भी बलूचिस्तान में थी। नल आर्मी संस्कृति भी बलूचिस्तान थी और सब में इसमें पांडुरंग ही मतलब धूसर मृदभांड ही पाए गए हैं। बस क्वेटा संस्कृति में मृदभांड सादे होते थे। कुल्ली संस्कृति में क्या आ गया कि लेप जो मृदभांड होता था उस पर क्या करते थे कि काला रंग का चित्रण कर देते थे, काला रंग से कोई चित्र बना दिया करते थे। जो नाल आर्मी संस्कृति थी उसमें क्या करते थे कि लेप पर बहुरंगी अलंकृत मृदभांड होते थे, लेकिन होते सब मृदभांड देख लीजिए कि क्या थे, धूसर ही थे। क्षोभ संस्कृति, तो क्षोभ संस्कृति भी बलूचिस्तान की थी और लाल रंग के लेप पर काले रंग के चित्र जो है मृदभांड थे। कोट दीजी संस्कृति, तो ये संस्कृति जो है सिंध क्षेत्र में थी और लाल रंग के लेप पर यहाँ पे दुधिया रंग की पट्टी और बहुरंगी अलंकृत किया गया था इसको। पूर्व हड़प्पा संस्कृति, ये कहाँ पे, पंजाब क्षेत्र में लाल और बैगनी रंग के जो है पाकिस्तान के लेप पर, पाकिस्तान में है के लेप पर काले रंग की धारियाँ बनाई जाती थी। कहाँ पे, पूर्व हड़प्पा संस्कृति में। पूर्व हड़प्पा मतलब हड़प्पा सभ्यता के पहले की संस्कृति में, ठीक है। प्रमुख तथ्य हैं इसमें से कुछ जान लीजिए जो मेन इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक पूर्व सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, बलूचिस्तान से। अभी आपने देखा कि 8 में से 4-5 बलूचिस्तान से ही प्राप्त हुई हैं। अहाड़ का प्राचीन नाम क्या था, ताम्रवती। तो आपसे पूछ ले कि अहाड़ संस्कृति तो उसको क्या है, वो ताम्रवती संस्कृति भी उसको कभी कभी पूछ सकता है। ताम्र पाषाण काल को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, कैल्कोलिथिक। और गैरिंग मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से, देखिए आ गया गैरिंग मृदभांड, तो ये कहाँ से, हस्तिनापुर मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ वगैरह का क्षेत्र, ठीक है। तो ये मृदभांडों के आधार पर दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम हड़प्पा संस्कृति को देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति में क्या था कि हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी। कौन सी, इसको कांस्ययुगीन, ठीक है। आप ताम्र वहाँ पे दिया रहेगा, ताम्रयुगीन, पाषाण कालीन, ये सब रहेगा, ठीक है। कांस्ययुगीन या लौह युगीन, तो आप किस पे लगाएंगे, कांस्ययुगीन। ये कांस्ययुगीन थी, ना ताम्र थी ना लौह थी, ये क्योंकि वहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन परीक्षा हाल में बहुत होता है। तो एक कांस्ययुगीन संस्कृति थी, कौन, हड़प्पा संस्कृति, ठीक है। नामकरण इसका हड़प्पा इसलिए पड़ा था क्योंकि जब क्षेत्र खोजा जाने लगा तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई, फिर मोहनजोदड़ो मिल गया, फिर आपके लोथल हो गए और बहुत सारे इधर जो है कालीबंगन मिल गया, बहुत सारे क्षेत्र। तो इनका कहा गया पहले सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र मिले जो सिंधु से अलग थे, सिंधु नदी के तट पर नहीं बसे थे। तो कहा गया कि इसका नामकरण कैसे किया जाए, तो उस सब समकालीन से सब, तो इसीलिए इसका नाम कर दिया गया हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा ही मिला था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं कि इस सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा था, जो कि रावी नदी के तट पर था, इसीलिए इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति रख दिया गया, ठीक है। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के किस तट पर है, तो रावी नदी के बाएं तट पर, ये रावी नदी है तो इसके बाएं तट पर हड़प्पा है। और जो मोहनजोदड़ो है ये जो है आपके सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। तो बीच में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच में रावी नदी और सिंधु नदी दोनों बहती हैं, ठीक है। आगे है कि इसके बाद में प्रारंभिक मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अलीमुराद और आदि में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अतः पुराविदों ने प्रारंभ में इसका नाम सिंधु घाटी ही रखा था, लेकिन मैंने जैसे बताया कि बाद में बहुत सारे ऐसे स्थल मिले जो सिंधु घाटी मतलब सिंधु नदी के बगल में नहीं स्थित थे, वो अलग अलग नदियों पर स्थित थे। तो इसीलिए उसका नाम चेंज करके सिंधु घाटी सभ्यता के नाम चेंज करके क्या कर दिया, उसका नाम कर दिया गया हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। चलिए और जल्दी से देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट को। जैसे देखिए इसमें क्या है कि सीमा निर्धारण, क्षेत्र एवं क्षेत्र विस्तार, ठीक है, किसका, हड़प्पा का। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय महाद्वीप में भारत में है, ठीक है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान, ये तीनों देशों में है, ठीक है। अफगानिस्तान में भी इसके क्षेत्र मिलते हैं, पाकिस्तान में और भारत में, ठीक। तो यहाँ पे इसका विस्तार है, ठीक है। आगे है कि इसमें जो है इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में सूतकांगे डोर, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। देखिए ये सभ्यता ऐसे बसी हुई है लगभग, ठीक है। तो ये जो है पश्चिम में, सबसे पश्चिम में इसका क्या है, सूतकांगे डोर। पूर्व में, तो पूर्व में इसका हो जाता है मांडा, क्या है, मांडा। ये जम्मू कश्मीर में आपके पड़ेगा, नहीं पूर्व में नहीं, उत्तर में, सॉरी,
ये हो गया आपका नॉर्थ उत्तर, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो पूर्व में आपका क्या पड़ेगा, पूर्व में हमारा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है। और सबसे साउथ में क्या है, तो साउथ में दैमाबाद है, ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। चलिए, तो इसमें कह रहा है कि आपसे पूर्व से पश्चिम और उत्तर दक्षिण का दिया हुआ है कि लंबाई कितनी है। तो देखिए, जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 1600 किलोमीटर है, मतलब सुकांगे डोर से लेके और आलमगीरपुर तक क्या है 1600 किलोमीटर है, ये आपका 1600 किलोमीटर है। और ऐसे ऐसे लंबाई मांडा से लेकर और दाइमाबाद तक कितना है 1400 किलोमीटर है, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछ सकता है ज़्यादा है या उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है, तो आप बताएंगे कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज़्यादा है, ठीक है। इसका पूरा क्षेत्र जो है ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में। सर्वाधिक पुरास्थल जो हैं इसके सरस्वती नदी घाटी में पाए गए हैं। जो सर्वाधिक पुरास्थल हैं किसमें, सरस्वती नदी घाटी में पाए गए हैं। किसी एक प्रांत में सर्वाधिक पुरास्थल पाया गया है अगर तो गुजरात में है। अगर एक प्रांत में सबसे ज़्यादा पुरास्थल पाए गए हैं तो गुजरात में 4 पुरास्थल पाए गए हैं, 4, ठीक है। कहाँ पे, गुजरात में अकेले, ठीक है। सभ्यता में 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र तट था। ये जो सभ्यता है इसमें 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र तट इसको प्राप्त था। गुजरात में था तो मान लीजिए समुद्र तट मिलेगा ही, ठीक है। अगला है कि सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल यहाँ पे दिए हुए हैं, उसके खोजकर्ता दिए हुए हैं और उसमें मिली हुई वस्तुएं दी हुई हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इससे ही क्वेश्चन बन के आपके आते हैं, ठीक। स्थल का नाम है हड़प्पा। तो हड़प्पा ये कहाँ पे है, पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में पाया जाएगा। मांटगोमरी इसका सही नाम है। और नदी किस नदी के तट पर है, रावी नदी, मैंने बताया था रावी नदी के बाएं तट पर। यहाँ देख लीजिए कि रावी नदी के लेफ्ट पे, कभी कभी लेफ्ट और राइट भी पूछ लेता है। 1921 में इसकी खोज की, खोजकर्ता का नाम था दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, ठीक है। मिली हुई वस्तुएं क्या थीं, तो यहाँ से श्रमिक आवास मिला है। क्या मिला है, श्रमिक आवास जो है। 18 वृत्ताकार चबूतरे भी मिले हैं, कहाँ से, हड़प्पा से। तो ये सब ध्यान रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। वृत्ताकार से 18 मतलब 18 वृत्ताकार चबूतरे, 16 भट्टियाँ, खंडों में अन्नागार, सोने का बना हार मिला है, प्रसाधन बॉक्स मिले हैं, पाउडर मिला है, काजल मिला है। अच्छा, पाउडर काजल यहाँ पे मिल गया है, लिपस्टिक कहाँ मिलेगा वो अभी अभी आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। लिपस्टिक यहाँ पे नहीं मिला था, मतलब पाउडर काजल मिला है। गधे का प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ है। तांबे का बना पैमाना, हृदयाकार मनका, ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये आपको प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। हृदयाकार मनका मतलब अभी पहनते हैं ना कई लोग मतलब गले में अपने, तो यही मिला है हृदयाकार। पता नहीं उस समय हृदय कैसे बनाते थे, लेकिन आजकल तो दिल का जो ऐसा फैशन है, इसी हिसाब से जो है मनका उस समय में मिला है जो गले में पहनते थी औरतें, ठीक है। आगे है कि मोहनजोदड़ो की जब खोज हो गई, मोहनजोदड़ो की खोज हुई, ठीक है। ये टीला था, मृतकों का टीला इसको कहा जाता था मोहनजोदड़ो को, ठीक है। ये पाकिस्तान के लड़काना, पाकिस्तान के सिंध के लड़काना ज़िले में है, ठीक। ये क्या है कि सिंधु नदी के बगल में मिला था, सिंधु नदी के दाएं तट पे, राइट हैंड पे, ठीक है। 1922 में रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, मार्शल ने उत्खनन करवाया था इसका, ठीक। ये याद रखिएगा, कभी उत्खनन पूछ रहे रखालदास बनर्जी लगा के मत चले आएगा। इन्होंने खोज की थी और मार्शल ने इसका जो है उत्खनन करवाया था। इसमें विशाल स्नानागार मिला है, ये तो सब जानते हैं। विशाल अन्नागार मिला है, सभा भवन मिला है, पुरोहित आवास मिला है, मृतकों की जो है गली मिली है, ठीक है। गोमेद के मनके मिले हैं, चांदी की अंगूठी मिली है। अंगूठी वगैरह भी उसमें बनाई जाती थी, किसकी मिली, चांदी की अंगूठी। चांदी की डिब्बी के लाल कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति बनी, ये सब पूछा जा चुका है एग्जाम में। कांसे की बनी मूर्ति की मिली है। पत्थर निर्मित योगी की मूर्ति मिली है। सीप का बना पैमाना मिला है, ठीक है। एक मुद्रा में 3 सिर वाले देवता के भी फोटो मिली है। मुद्रा मतलब रुपये में, एक सिक्के में क्या मिला है, 3 सिर वाले देवता की फोटो मिली है। उसको क्या कहा जाता है, आदि शिव कहा गया है। 3 सिर देख के ब्रह्मा जी लगा के मत चले आना, आदि शिव उनको माना गया है, ठीक है। अगला है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से आपको गुड़िया मनका बनाने के कारखाना मिला है। लिपस्टिक देखिए आया, चन्हूदड़ो में क्या मिला है, लिपस्टिक मिली है। वक्राकार ईंट, ठीक है। और एक कुत्ते बिल्ली के पैर के निशान भी मिले हैं, जो है बिल्ली का पैर आगे है, कुत्ते का पीछे,
तो ऐसा दिखाया गया है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान बना हुआ है। कहाँ पे प्राप्त हुआ है? चंद्रमुद्रणों में। ठीक है। वक्राकार ईंटें मिली हैं और यहाँ से लिपस्टिक मिली है। गुड़िया मनका बनाने का कारखाना मिला है। ठीक है। रोपड़ जो है आधुनिक नाम इसका क्या है? रूपनगर। रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर है। ये भारत के पंजाब में पाया गया है और सतलज नदी के तट पर ये बसा हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं कि 1950 में इसका खोज हुई और उत्खनन हुआ था 1953 में। ठीक है। बीबी लाल और यज्ञदत्त शर्मा, बीबी लाल और यज्ञदत्त शर्मा ये जो हैं आपके रोपड़ में ये जो है इन्होंने उत्खनन करवाया और खोज की। तो याद कर लीजिए रोपड़, रोपड़ मतलब किसी चीज़ को रोपना। तो रोपा जाएगा जब तो क्या रहेगा? बच्चा ही रहेगा ना। तो इसकी खोज किसने की थी? बीबी के लाल ने, मतलब आपके बच्चे ने। बीबी का लाल क्या हुआ? बच्चा हुआ। तो क्या हुआ? बीबी के लाल ने रोपड़ में, मतलब आप समझ लीजिए कि रोपड़ की खोज की किसने? बीबी लाल। ठीक है। तो लाल से समझ लीजिए रोपड़। और यज्ञदत्त शर्मा भी इसमें थे। यज्ञ करवा के लाल का जन्म हुआ और उसको रोपा गया, बड़ा बन जाएगा बाद में। ठीक है। मानव बन जाएगा। तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण यहाँ भी प्राप्त हुआ है। आप जो है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का जो है साक्ष्य अगर पूछ लिया और कह दिया रोपड़ और मांडा भी दे दिया तो आप वो जो है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे भी कुत्ते को दफनाया गया है रोपड़ में भी। तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। बनावली है। तो बनावली कहाँ पे? आजकल हरियाणा हिसार में है, सरस्वती नदी के किनारे है। सन 1973 में इसकी खोज की थी किसने? R.S. बिष्ट ने। किसने की थी? R.S. बिष्ट ने की थी। ठीक है। और एक मकान में वाश बेसिन का प्रमाण, यहाँ पे सोचिए वहाँ उस समय भी वाश बेसिन का प्रमाण मिला है बनावली में। अच्छा, वो अब इसको याद रखने का एक वो है ट्रिक कि जिसे बनावली मतलब कोई बहुत बनाने वाली औरत रही होगी उसी ने बनाया। ठीक है। तो बनावली मतलब बनाने वाली। तो बनाने वाली कहाँ क्या किचन में ही काम करेगी? तो वाश बेसिन अगर पूछ लिया तो आप बनाने वाली पे जाइएगा, मतलब बनावली पे। ठीक है। खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हल भी वहाँ से मिला है। और मिट्टी का हल आप कैसे याद रखिएगा कि बनावली कहाँ से प्राप्त हुआ? हरियाणा में है। ठीक है। तो हरियाणा के लोग अभी भी ज़्यादा किसानी उसानी बहुत अच्छे से करते हैं। तो मिट्टी का हल मतलब अच्छा हल नहीं मिला तो मिट्टी का ही बना लिए, लेकिन हल कहाँ से प्राप्त हुआ? मिट्टी का हरियाणा हिसार से। तो हरियाणा आप समझेंगे तो बनावली आपको खुद ही मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि हरियाणा से और राखी गढ़ी ही आएगा। तो मिट्टी का हल है तो उससे राखी कहाँ से? राखी गढ़ी आप मत लगाइएगा, बनावली लगाइएगा। ठीक है। ऐसे 2-3 बार आप जब पढ़ेंगे तो खुद ब खुद दिमाग में बैठ जाएगा। उत्तम किस्म का जौ भी यहीं से मिला है। जब हल मिलेगा तो वहीं से क्या मिलेगा? हल से तो खेती पाती की जाएगी, तो वहाँ से जौ भी उत्तम किस्म का मिला है। राखी गढ़ी आ गया, ये भी आपका हरियाणा में है लेकिन जींद जिले में है। ठीक है। 1969 में। अच्छा देख लीजिए, ये 1973 में प्राप्त हुआ था बनावली और 1969 में क्या है? राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी की खोज पहले हुई थी, सूरज भान सिंह ने किया था। सूरज भान ने किया था राखी गढ़ी। अब देखिए सूरज इतना तपता है कि जला के क्या कर दिया? राखी कर दिया, सब राख कर दिया। ठीक है। तो सूरज भान ने राखी गढ़ी की खोज की और सूरज भगवान ने मतलब सूरज भगवान, तो सूरज भान भगवान ने क्या किया? राखी कर दिया सब जला के। ठीक है। मतलब राख बना दिया। तो ये ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। भारत का जो है सर्वाधिक बड़ा स्थल यही है। अगर आपसे पूछें कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है तो आपका क्या आ जाएगा? भारत में। तो भारत में सर्वाधिक सबसे बड़ा स्थल क्या है? आपका राखी गढ़ी है। ठीक है। अगला चलिए, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको आप अगर सही लगे तो आप याद कर सकते हैं, या तो आप जो है अपने हिसाब से रट के याद कर लीजिए। कालीबंगा आ गया। कालीबंगा कहाँ पे पाया गया है? जो है राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे 1953 में। उत्खनन हुआ 1961 में, मतलब खोज हुई 1953 में, उत्खनन 1961 में। अमलानंद घोष और बीबी लाल, अमलानंद घोष और बीबी लाल। देखिए यहाँ पे बीबी का नाम आया तो काली चूड़ियाँ भी आ गई। ठीक है। तो बीबी लाल यहाँ पे भी है, जहाँ काली चूड़ी है यहाँ पे भी बीबी लाल आ गए। और अमलानंद घोष। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हल से जुते हुए खेत मिले थे। ठीक है। एक खेत में 2 फसल उगाने के साक्ष्य यहाँ से देखिए, फसल चक्रण का भी यहाँ से जो है हमको साक्ष्य मिला है। और अलंकृत ईंटें मिली हैं। अब भाई जो है काली काली चूड़ियाँ पहनी हुई जो है अगर औरतें हैं वहाँ पे और बीबी लाल हैं तो क्या करेंगे? ईंटों को जो करेंगे तो ऐसे सादी ईंटें तो होंगे नहीं, तो उनको क्या कर दिया? अच्छे से अलंकृत कर दिया, मतलब ईंटों को सजाया गया है वहाँ पे।
मिट्टी का बड़ा बना पैमाना मिला है, अग्निवेदिकाएँ मिली हैं। ये सब बताने का आपको केवल एक ही लक्ष्य है कि आपको केवल याद हो जाए किसी भी प्रकार से कहानी बता के बस। लोथल, लोथल से क्या है, लोथल कहाँ पे मिला है, तो ये गुजरात अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर 1954 में इसकी खोज होती है। यस आर राव ने की थी। किसने? यस आर राव, ठीक है, राव ने। आप देखिए तो राव वगैरह लगाए हुए कास्ट में लोग, हम लोगों के इधर सरनेम राव वाले नहीं मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ये आपको बॉम्बे साइड में ही मिलेंगे। तो एस आर राव कहाँ पे? लोथल, गुजरात उसके ऊपर ही तो है, तो एस आर राव उधर ही रहते होंगे, तो इन्होंने लोथल खोज लिया, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इससे, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अन्नागार यहाँ से मिला है। गुड़िया मनका बनाने का कारखाना, रंगाई कुंड, गोदीवाड़ा जो मिला है, इसको डाक यार्ड भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाव लगाने का जो है सुविधा था, तो इसी को इसको डाक यार्ड कहा जाता था। हाथी दांत मिला है, ठीक है। अग्निवेदिकाएँ मिली हैं। पत्थर निर्मित वृत्ताकार चक्की मिली है। देखिए यहाँ से क्या मिली है? वृत्ताकार चक्की मिली है 2 पार्टों में। गुरिल्ला जो बंदर होता है उसकी मृण मूर्तियाँ मिली हैं। घोड़े की मृण मूर्तियाँ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, हम बता दे रहे हैं। घोड़े की मृण मूर्तियाँ भी मिली थी, और जो है हाथी कपाल भी मिला था यहाँ से, ओके। चलिए, धौलावीरा भारत का गुजरात कच्छ में है, ठीक। मानहर एवं मानसर नदी थी उस समय, उसी में जो है ये उसी के किनारे पाया गया था। 1967 में इसकी खोज हुई थी। 1990 में इसका उत्खनन करवाया किसने? जेपी जोशी। धौलावीरा, देखो बीरा आ रहा है, ठीक है, तो बीरा है, और तो वीर कौन होगा? जिसके अंदर जोश होगा, ठीक है। धौलावीरा, जेपी जोशी और आर.एस. बिष्ट, ठीक। जलाशयों का प्रमाण यहाँ पे मिलता है धौलावीरा में। सोने की अंगूठी भी मिलती है। देखिए, अभी चांदी की अंगूठी कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में। यहाँ पे सोने की अंगूठी मिली है, कहाँ? धौलावीरा में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ पे सोने की अंगूठी मिली है, और सूचना पट्ट का प्रमाण पत्र मिला है। स्टेडियम भी यहाँ पे मिला है, कहाँ? धौलावीरा में। अब सोचिए, गुजरात को लोग आज कहते हैं कि बहुत ज़्यादा संपन्न राज्य है अपने देश का। सोचिए कि उस समय ये कितना संपन्न था कि यहाँ पे जो है गोदीवाड़ा भी मिल रहा है। गुजरात में ही है ना लोथल, तो वहाँ पे गोदीवाड़ा मिल रहा है, बाहर से ट्रेड हो रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे स्टेडियम है खेलने के लिए। तो सोचिए कितना डेवलप पहले से ही था वो। नगर नियोजन आप देख लीजिए, तो सिंधु सभ्यता का नगर विश्व में प्राचीनतम सुनियोजित नगर माना गया है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई हैं। जो सर्वाधिक चौड़ी सड़कें प्राप्त हुई हैं कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी, ठीक है। सामान्यतः इसमें हर घर में 4-5 कमरे होते थे, ठीक है। आंगन, रसोई घर, स्नान घर, देखिए सब होता था उस समय, ठीक है। स्नान घर, कुआं, और बड़े घरों में शौचालय भी पाए गए थे। अब देखिए शौचालय बनवाना पड़ रहा है सरकार को, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और उस समय शौचालय बना हुआ था घरों में, ठीक है। स्नान घर थे सब में, रसोई घर अलग अलग ये सब होते थे, और 4-5 कमरे रहते थे रहने के लिए। सामान्यतः मकान में दरवाजे जो थे, दरवाजे मुख्य सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। अब मान लीजिए ये मुख्य सड़क है 10 मीटर की, 12 मीटर की, और यहाँ पे ये सब ऐसे गलियाँ बनी हुई होती थी, तो जो दरवाजे और खिड़कियाँ होते थे वो कहाँ पे? गलियों में खुलते थे। किस सभ्यता में? अभी देखिए एक आएगा जहाँ पे दरवाजे और खिड़कियाँ कहाँ खुलेंगे? मुख्य सड़क की तरफ। लेकिन अभी जो आपका है मतलब मोहनजोदड़ो में आपको जो दरवाजे हैं और खिड़कियाँ ये किधर खुल रही हैं? ये आपको खुल रही हैं, मकान के दरवाजे ये खुल रहे हैं गलियों में, ना कि मुख्य सड़क की तरफ। तो ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अभी एक दूसरा आएगा जिसके दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलेंगे, और इसमें आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो देखिए मोहनजोदड़ो में गलियों में खुलते थे, ना कि मुख्य सड़क पे। हड़प्पा, सामान्यतः पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है हड़प्पा में, ठीक है, और अन्य स्थलों में इसका ज़्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा में पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है, जबकि अन्य स्थानों पर कच्ची ईंटों का। अब देखिए उसका पूरी सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता है जब, तो इसका मतलब हड़प्पा बहुत ज़्यादा जो है विकसित रहा होगा, उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो इस हिसाब से याद कर लीजिए कि वहाँ पे पक्की ईंटों के मकान रहे और सब जगह कच्ची ईंटों के। मात्र कालीबंगा में अलंकृत ईंटें, अभी मैंने बताया ना कालीबंगा में अलंकृत ईंटें थे। पक्की ईंटें हड़प्पा में, अलंकृत ईंटें कालीबंगा में, ओके। ये 2-3 बार आप बोल लिया कीजिए, जिससे आपको क्या हो जाया करे? याद हो जाया करे, ठीक है। आगे देखते हैं कि प्रमुख नगरों की विशेषताएं और क्या है। तो हड़प्पा नगर में क्या है कि हड़प्पा नगर में 2
खंडों में विभक्त था, 2 खंडों में विभाजित था, मतलब पश्चिमी दुर्ग क्षेत्र और पूरब में निचला नगर। अब देखिए, ऐसे मान लीजिए कि बसा हुआ है शहर, तो ये हो गया पश्चिम, ये हो गया आपका ईस्ट, मतलब पूरब। तो पश्चिम में जो दुर्ग क्षेत्र था वो पश्चिम में रहता था, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र हो गया, दुर्ग क्षेत्र हो गया, तो पश्चिम में है, और निचला शहर पूरब में बसता था। पूरब जगह, पूरब दिशा में निचला क्षेत्र पूरा बसता था। इसको जहाँ पे जनता रहती थी, ठीक है, तो यहाँ पे जनता रहती थी पूरब में, और जो राजा साहब लोग रहते थे या समृद्ध लोग रहते थे वो कहाँ पे रहते थे, दुर्ग क्षेत्र मतलब पश्चिम में। ओके, अगला है, देखते हैं कि मजदूरों को रखने के लिए श्रमिक बस्ती थी, ठीक है, और इसमें 16 भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। इसमें कोयले और कंडे के राख मिले हैं। तो भट्टियाँ रहती थी जो कि ईंटों को बनाती थी और बर्तनों को पकाने के काम आती थी। 16 भट्टियाँ मिली है, कहाँ से, आपको हड़प्पा से, ठीक है। यहीं से पकी ईंटों को निर्मित करने के लिए 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, ठीक है। ईंटों से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, ठीक है। गड्ढे में गेहूँ, जौ एवं राख के साक्ष्य भी मिले हैं। तो कुछ गड्ढे थे, वहाँ पे क्या मिले हैं, गेहूँ, जौ और राख के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। अब यही राख के साक्ष्य को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि जो बस्ती ख़त्म हुई थी, ये नगर ख़त्म हुआ था, तो इस नगर को ख़त्म होने में आग लग गई थी। यही जो राख के क्षेत्र मिलते हैं इसीलिए। लेकिन ऐसा अगर होता तो पूरा का पूरा जलता ना, ऐसे थोड़ी थोड़ी जगह पे थोड़ा ना जल के ख़त्म हुआ होगा। मोहनजोदड़ो के लिए कुछ विशेष जो है बिंदु हैं, वो क्या हैं कि इसके जो है ये भी पश्चिम में इसके दुर्ग क्षेत्र रहता था, पूरब में निचला क्षेत्र। पश्चिम में राजा लोग रहते थे और पूरब में पूरी बस्ती रहती थी। विशाल स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके सभ्यता की सबसे सुंदर कृति है। कौन, विशाल स्नानागार, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई याद रखना और रख लीजिए, 180 फीट और 108 फीट की लंबाई चौड़ाई है इसकी, ठीक। तालाब में तल तक पहुंचने के लिए उत्तर तथा दक्षिण में सीढ़ियां भी बनाई गई थी। ये सब बहुत मामूली चीज़ें हैं। अगला देखिए, विशाल अन्नागार। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा काल की सभ्यता में सबसे बड़ी कृति क्या थी, तो विशाल स्नानागार भी देगा, अन्नागार भी देगा, तो आप अन्नागार को लगाइएगा। बड़ी कृतियाँ क्या थी, अन्नागार ही थी, देख लीजिए आप। वैसे भी इसकी जो है लंबाई चौड़ाई कितनी है, अन्नागार का जो 45.71 मीटर लंबा है, ठीक है, 71 मीटर लंबा है, और 22.86 मीटर चौड़ा है। कौन, विशाल अन्नागार, ठीक है। और स्नानागार क्या है, ये 180 फीट लंबा है और 108 फीट चौड़ा है। तो आपका जो अन्नागार है ये बड़ा हुआ, ठीक है। तो विशाल स्नानागार अन्नागार से छोटा है। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बनाया जाता था। अन्नागार के कुल 27 प्रकोष्ठ हैं। कितने, 27 कमरे, प्रकोष्ठ मतलब कमरे, तो इनको याद रखिएगा, 27 प्रकोष्ठ हैं। पुरोहित आवास। विशाल स्नानागार के पास में एक विशाल इमारत का प्रमाण मिला है। आपने अगर मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो जो उसमें एक्ट्रेस है वो स्नानागार में नहा के और फिर उसे सीढ़ियाँ चढ़ के बगल में ही एक मकान में चली जाती है, वही पुरोहित आवास होता था। वहीं पे क्या होता था, पूजा पाठ का सामान रखा होता था। वहीं पे मूर्तियाँ तो थी ही नहीं, तो वहीं पे मतलब लोग ध्यान वगैरह लगाते थे, अगर उनको कुछ अगर देवताओं को या किसी ऐसी हुई शक्ति को मानते थे तो, ठीक है। विशाल इमारत का जो है प्रमाण मिला है। 70.1 मीटर लंबा और 23.77 मीटर चौड़ा है ये। चनहुदड़ो के बारे में आप इतना जान लीजिए कि चनहुदड़ो सामान्य नगर के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। अलंकृत ईंटें आप बताइए कहाँ से प्राप्त हुई हैं, और पक्की ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, अभी मैं बता चुका हूँ। गुड़िया मनका यहाँ से कारखाना प्राप्त हुआ है मनका बनाने का, ठीक है। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, तो इसे लघु हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहा जाता है। इसको लोथल को क्या कहा जाता है, लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो। अगर पूछ रहा किसको कहा जाता है तो लोथल को कहा जाता है, ठीक है। लोथल नगर के पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूरब में निचला शहर है, जैसे सब में था वैसे ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दुर्ग क्षेत्र एवं निचला शहर क्या है कि एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। दुर्ग क्षेत्र और निचला शहर क्या है कि एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, तो ये वेल डेवलप्ड था, ठीक है, रक्षा के मामले में। लोथल में गुड़िया मनका बनाने का कारखाना यहाँ से, तो गुड़िया मनका बनाने का कारखाना लगभग हर जगह से प्राप्त हुआ है। यहीं से एक रंगाई कुंड का भी प्रमाण मिला है। ओके,
अगला है कि लोथल के मकानों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते थे। लिखिए, लोथल में जो मकानों के दरवाजे खुल रहे हैं ये कहाँ खुल रहे हैं? मुख्य सड़क पर। अभी मैंने बताया था, देखिए लोथल के मुख्य सड़क पे खुल रहे हैं। और बताया था कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जो है सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, मोहनजोदड़ो के थे, तो मोहनजोदड़ो के कहाँ खुल रहे थे? गलियों में खुल रहे थे, मुख्य सड़क पर नहीं खुल रहे थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपसे लोथल पूछ रहा है कि जो है आपका ये मोहनजोदड़ो पूछ रहा है। अगर दोनों में से जो पूछेगा तो उसके हिसाब से बताइएगा, नहीं तो कंफ्यूज मत होइएगा। दरवाज़ा खुलने का स्थिति अलग अलग है दोनों में शहरों में, ठीक है। लोथल में गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, ये ठीक है। और यहाँ पे भी पक्की ईंटों का जो है प्रयोग किया गया है। पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया था? अभी हड़प्पा काल में, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा मतलब जगह पे। और अब यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ पे भी किया गया है। जो गोदीवाड़ा बनाया गया था वो पक्की ईंटों से ही बनाया गया था, मतलब जहाँ पे जहाज लगते थे। धौलावीरा, ये आपका भी मैंने बताया था कहाँ पे है, यहाँ पे 16 जलाशयों का प्रमाण मिला है। कहाँ पे? धौलावीरा में जलाशयों का प्रमाण मिला है, स्टेडियम मिला है और सूचना पट्ट मिला है, ठीक है। कहाँ? धौलावीरा में। कालीबंगा में यह नगर 2 खंडों में विभक्त था, ठीक है। दुर्ग क्षेत्र और पूरब का निचला क्षेत्र जैसा सब में था। यहाँ सिंधु सभ्यता के नीचे पूर्व सिंधु संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के नीचे पूर्व सिंधु संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। थोड़ा सा यहाँ रुकने की आवश्यकता है, देख लीजिए। यहाँ सब जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, लेकिन कालीबंगा में जो है ये पूर्व सिंधु सभ्यता, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो चल रही है इससे पहले भी कोई एक सभ्यता थी। इसके प्रमाण कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर दुर्ग क्षेत्र, निचला नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। अभी आपने पढ़ा कि लोथल जो था, लोथल वो रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। तो लोथल पूरा एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिंधु कालीबंगा में क्या है? जो दुर्ग प्राचीर है, दुर्ग क्षेत्र है, वो अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। और क्या है? जो नगर जो आम जन के लिए है, जो पूरी बस्ती है, उसको वो अलग रक्षा प्राचीर से घिरी हुई है। तो ये अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरी हुई है, ठीक है। यहाँ एक फर्श से अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला है। चलिए, ये तो आप जानते हैं। अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। बनावली, यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं निचला नगर अलग अलग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर अलग अलग नहीं है, यहाँ पे इकट्ठे है। बनावली में मिट्टी का बना खिलौना यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। खिलौना और मिट्टी के रूप में हल भी प्राप्त हुआ है। अग्निवेदिकाएँ बनावली से भी प्राप्त हुई हैं और अग्निवेदिकाएँ आपकी कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से, ठीक है। बनावली किस राज्य में है? आज के आप ये कमेंट में बता सकते हैं। सामाजिक जीवन आप देख लीजिए इनका। सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था, ठीक है। सिंधु समाज में कई वर्गों का अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। विद्वान वर्ग, ठीक है। विद्वान वर्ग में कौन कौन से आते थे? पुरोहित, आज के पंडित लोग, वैद्य लोग, शिक्षक, ज्योतिषी, ये लोग किस में आते थे? विद्वान वर्ग में। योद्धा वर्ग में बटा हुआ था, तो योद्धा वर्ग में कौन कौन आता था? देखिए 4 समाज में बटा हुआ था, तो 4 में हो गया। एक विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, मतलब इसमें क्षत्रिय वगैरह और लड़ने वाले लोग आते थे, ठीक है। व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो ये 4 वर्गों में ये सभ्यता बटी हुई थी। आपसे पूछ सकता है कि कितने वर्गों में बटी हुई थी? तो 4 वर्गों में, ठीक है। भोजन के लिए तो सिंधु समाज के व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। सिंधु समाज में व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थान इसलिए रहा होगा क्योंकि व्यापारी उस समय क्या करते थे? केवल कर अदा करने का काम किसका था? व्यापारियों का। तो इसलिए भाई देखिए, अगर रुपया नहीं होगा तो कोई सभ्यता कैसे चल सकती है? तो व्यापारी लोग ही केवल कर अदा करते थे और कोई कर नहीं अदा करता था, तो इसीलिए इनका बहुत महत्व था। भोजन के लिए देख लीजिए, तो सिंधु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। मांस, मछली, दूध का प्रयोग करते थे, क्योंकि उस समय ये लोग पशुपालन करने लगे थे, तो दूध का भी प्रयोग कर रहे थे। शिलाजीत, समुद्र का फेन एवं नींबू का प्रयोग भी वो लोग करते थे। शिलाजीत वगैरह भी खाते थे, ठीक है। वस्त्र आ गया, तो वस्त्र में क्या है? किस टाइप का वस्त्र पहनते थे? ये भी क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में। तो सिंधुवासी सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। आप जान लीजिए कि गर्मी के लिए भी वो अच्छे वस्त्र थे उनके पास में, और ठंडी के लिए भी अच्छे वस्त्र थे। मोहनजोदड़ो से चांदी की डिबिया के अंदर से लाल रंग का कपड़ा भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, चांदी की डिबिया में प्राप्त हुआ है।
और चांदी की अंगूठी भी कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ये सब याद रखिएगा। मैं बार बार इसलिए बोल देता हूँ कि याद रहे आपको, ठीक है। स्कर्ट नुमा स्कर्ट नुमा क्या हुआ है कि वस्त्र प्राप्त धारण किए हैं। अब देखिए आज स्कर्ट का फैशन है, हम लोग कह रहे हैं स्कर्ट का फैशन आज है। देखिए उस समय की लड़कियां भी स्कर्ट पहन रही थी। कब? मोहनजोदड़ो में स्कर्ट का फैशन था, ठीक है। आभूषण देख लीजिए, सिंधुवासी जो है विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करते थे। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, ठीक है। इसको कांस्य सभ्यता कहा ही जाता है, तो कांसा तो मिलेगा ही। तांबा, चांदी, सोना ये सब भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। कोई अगर इसमें आपसे ये पूछ लिया कि उस समय क्या लोहा प्राप्त था, लोहा मिला था? बिल्कुल नहीं। लोहा आपको 1000 BC में आके अभी मिलेगा बाद में, ठीक है। लोहा के साथ 1000 BC से मिलेंगे। यहाँ तक अभी लोहा हमको नहीं प्राप्त हुआ है। सोना, चांदी, तांबा, कांसा ये सब प्राप्त हो गया, लोहा नहीं मिला है, ठीक है। अगला देते हैं, हड़प्पा में सोने के बना हुआ 6 लड़ियों वाला हार प्राप्त हुआ है। 6 लड़ियों वाला, यहाँ पे 9 लखा हार नहीं लेकिन 6 लखा हार प्राप्त हो गया है। कहाँ से? हड़प्पा से, ठीक है। सौंदर्य प्रसाधन कहाँ से मिले हैं? सौंदर्य प्रसाधन मतलब मेकअप करने का सामान, तो ये ज़्यादातर आपको कहाँ से मिला है? चन्हूदड़ों से। वैसे तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में सौंदर्य प्रेमी लोग थे। हड़प्पा जो है उत्खनन से भी प्रसाधन बॉक्स मिला है। प्रसाधन मतलब मेकअप बॉक्स कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, हड़प्पा सभ्यता से मिला है। हड़प्पा सभ्यता तो सब आ जाती है, हड़प्पा जगह से क्या मिला है? जो हड़प्पा उत्खनन हुआ था हड़प्पा का, वहाँ से प्रसाधन बॉक्स मिला है। और चन्हूदड़ों में क्या मिला था? लिपस्टिक मिली थी, ठीक है। स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार के केस का विन्यास करती थी। केस मतलब विभिन्न प्रकार के बाल बांधती थी, ठीक है। समाधान प्रणाली, तो समाधान कैसे करते थे ये लोग? तो पूर्ण समाधान और आंशिक समाधान दोनों प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हड़प्पाकालीन सभ्यता के लिए। मृतकों को कब्र में दफना दिया जाता था, तो इसको क्या कहते थे? पूर्ण समाधान। और मृतकों के शरीर को जंगल में ऐसे ही रख दिया जाता था, जिसको पशु पक्षी उनके मांस को खा लेते थे और हड्डियों को ये लोग बाद में दफना देते थे, ठीक है। कुछ दिन के लिए कोई मरा, उसको ले जाकर जंगल में रखा है, नोच के सब लोग उनको गीदड़ पक्षी पशु पक्षी जो हैं सब खा पी लिए। फिर जब हड्डी बची तो उसको लाके दफना देते थे। तो ये आंशिक समाधान और पूर्ण समाधान दोनों मिला है। दाह संस्कार भी मिला है, तो मृतकों को जलाने की परंपरा भी मिली है। मतलब सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। अच्छे से समाधान वो लोग करते थे, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार सब मिल चुका है, ठीक। सिंधुवासी सामान्यतः अपने मृतकों का सिर उत्तर और दक्षिण में रखकर दफनाते थे। अभी भी हम लोग क्या करते हैं? हिंदुओं में उत्तर और दक्षिण में ही रख के दफनाया जाता है, मतलब दफनाया मतलब जलाया जाता है। और मुस्लिमों में क्या करते हैं? पश्चिम और पूरब में रख के दफनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सभ्यता से, ये जो है दोनों चीज़ें सिंधु सभ्यता से ही प्रेरित हैं। मान लिया कि मुस्लिम लोग कहते हैं कि हमारा जो है काबा पश्चिम में पड़ता है, तो इंडिया के लिए तो काबा पश्चिम में पड़ता है, बाकी सब कंट्रियों के लिए काबा पश्चिम में है नहीं। लेकिन जो है ये लोग पश्चिम और पूरब में ही दफनाते हैं मुस्लिम लोग। ये जो है अपने यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से भी माना जा सकता है, ठीक है। अभी आपको मिल जाएगा जो साउथ के लोग थे, साउथ इंडियन, महाराष्ट्र से नीचे वाले, ये लोग पूरब से पश्चिम में दफना रहते हैं। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का सिर उत्तर और पैर दक्षिण में रखकर दफनाते थे। मृतकों के साथ अंत्येष्टि सामग्री भी रख दी जाती थी। क्या रखा जाता था? मृतभांड, आभूषण रख दिए जाते थे। कब्रें पैर की अपेक्षा सिर की ओर अधिक चौड़ी होती थी। जैसे हमारा शरीर होता है पैर की तरफ कम चौड़ा होता है, सिर हमारा कंधा और ये सब सीना वगैरह चौड़ा होता है ज़्यादा, तो क्या किया जाता था? ऐसे शरीर के हिसाब से ही क्या करते थे? कब्रों का भी निर्माण, पैर की तरफ कम चौड़ा रखते थे कब्र और सिर की तरफ ज़्यादा चौड़ा रखते थे। हड़प्पा का कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र के दक्षिण से प्राप्त हुआ है। कब्रिस्तान कहाँ होता था? दुर्ग क्षेत्र जो होता था उसके दक्षिण में। हड़प्पा के कब्रिस्तान का नाम R37 रखा गया है। यहाँ से क्या हुआ? कुल 37 कब्रें प्राप्त हुई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया है R37। और यहाँ पर प्राप्त एक कब्र में मृतक को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया है। कहाँ पे? हड़प्पा में। तो याद रखिएगा, जैसे जो इंग्लिश लोग, अंग्रेज लोग क्या करते हैं? लकड़ी के ताबूत में रख के दफनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मृतकों का जो समय मिला है, तो कुछ लोगों को जो है ताबूत में रखकर भी दफनाया गया है। और ये किससे प्रेरित है? ये सुमेरियन सभ्यता था। इस सभ्यता को क्या कहा गया है? सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन, ठीक है, सभ्यता। 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, या 2-3 बार सुन लीजिएगा। लोथल का कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र उत्तर पश्चिम से प्राप्त हुआ है, ठीक है।
लोथल में कब्रिस्तान कहाँ से, दुर्ग क्षेत्र कहाँ से, उत्तर पश्चिम में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अभी तक उसमें कहाँ पे देखिए, हड़प्पा में कहाँ से प्राप्त हुआ था, दुर्ग क्षेत्र के दक्षिण में, हड़प्पा में दुर्ग क्षेत्र के दक्षिण में प्राप्त हुआ था। ठीक है, पता नहीं कहाँ पे है, अच्छा ये हड़प्पा में दुर्ग क्षेत्र के दक्षिण में प्राप्त हुआ था, और लोथल में जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, दुर्ग क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में, दुर्ग क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में, मतलब ये मान लीजिए दुर्ग क्षेत्र है, तो हड़प्पा में यहाँ प्राप्त हुआ है और लोथल में यहाँ प्राप्त हुआ है। ठीक है, लोथल का कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र के उत्तर पश्चिम से, यहाँ पे क्या हुआ कि 20 कब्रें प्राप्त हुई हैं। कहाँ से, लोथल से 20 कब्रें प्राप्त हुई हैं, और युगल समाधान भी यहाँ से है। युगल समाधान पे बहुत बार क्वेश्चन 10-20 बार पूछा गया है, तो युगल समाधान आपका कहाँ से, लोथल से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से अभी तक कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिला है, मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। ठीक है, धार्मिक जीवन देख लीजिए इनका कैसा था। तो सैंधववासी अपने देवी देवताओं को अनेक रूपों में पूजा करते थे। पुरुष देवता क्या थे, देखिए पुरुष देवता भी थे उस समय। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में सिंह युक्त त्रिमुखी पुरुष देवता, त्रिमुखी अभी मैंने बताया था ना, कौन, भगवान शिव को माना गया है, तो त्रिमुखी पुरुष देवता का चित्र अंकित है। यह योग मुद्रा में बैठे हैं। ठीक है, एक चौकी पर निर्वस्त्र बैठे हैं, चौकी पर निर्वस्त्र बैठे हैं। ठीक है, इनके दाहिनी ओर हाथी और बाघ का चित्रण है, और बाएं ओर क्या है, बाएं ओर गैंडा और महिष, मतलब भैंस। ठीक है, तो गैंडा और भैंस किधर हैं, इनके बाईं ओर, मतलब मान लीजिए ये देवता साहब बैठे हैं नग्न अवस्था में, तो इनके क्या हैं, दाहिनी तरफ क्या आ जाएंगे, बाघ। ठीक है, एक बाघ है और एक हाथी है। ठीक है, इनके दूसरी तरफ बाईं ओर क्या है, गैंडा है और भैंस का चित्र अंकित है। ठीक है, और ये चौकी एक सेकंड, हाँ, भैंस हो गई। एवं चौकी के नीचे, जिस चौकी पे ये बैठे हैं महादेव जी, इस चौकी के नीचे यहाँ पे, तो चौकी के नीचे 2 हिरण के चित्र बने हैं। तो इसमें कुल कितने जानवर हो गए, 5 जानवर। ठीक है, बाघ हो गया, हाथी हो गई, गैंडा हो गया, भैंस हो गई, और 2 हिरण भी हो गए। ठीक है, मार्शल महोदय ने इस चित्र को क्या माना है, शिव का रूप दिया, शिव माना है, ये शिव जी की मूर्ति है। पौराणिक काल में शिव की महायोगी, पशुपतिनाथ, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी आदि नामों से जाना गया है। ठीक, हड़प्पा में प्राप्त एक मुद्रा में एक तरफ पेड़ पर बने मचान पर पुरुष आकृति बैठी है, और पेड़ के नीचे बाघ खड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी देख लीजिए, पेड़ के नीचे यहाँ पे कौन खड़ा है, बाघ खड़ा है। और पुरुष के जो है हड़प्पा में एक मुद्रा में एक तरफ पेड़ पर बने मचान पर एक पुरुष आकृति बैठी है। ठीक है, उसके नीचे क्या खड़ा हुआ है, बाघ खड़ा हुआ है। इसी मुद्रा के दूसरी ओर बैल की आकृति है। ठीक है, और उसके सामने एक त्रिशूल गड़ा है, किसके सामने, बैल के सामने। इसे भी शिव का प्रतीक ही माना गया है। एक त्रिशूल बना हुआ है, यहाँ पे बैल खड़ा हुआ है, नंदी महाराज होंगे, और दूसरी तरफ सिक्के क्या क्या बना है, एक आदमी जो है पेड़ पे बैठा हुआ है, और नीचे क्या खड़ा हुआ है, शेर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक सिक्के में दर्शाया गया है। मातृ देवी की प्रतिमा बनाई गई है। मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है सैंधव सभ्यता से ही प्राप्त होता है, मूर्ति पूजा का उल्लेख। ठीक है, सिर केवल खड़ा किया गया है, क्या है इसमें देखिए, हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा में एक और एक स्त्री बनी हुई है। तो स्त्री को क्या किया गया है, सिर केवल खड़ा कर दिया गया है। ठीक है, जो उसमें बनी हुई है स्त्री, वो सिर केवल खड़ी है, और उसके योनि से क्या निकल रहा है, वनस्पति निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर ऐसे नीचे है, ऊपर की तरफ इसके पैर हैं, तो योनि से दिखा रहा है कि यहाँ से वनस्पतियाँ निकलती हुई प्रतीक, वनस्पतियों के निकलने का प्रतीक दिखाया गया। अच्छा देखिए, यहाँ पे कहीं कहीं योनि से लिखा हुआ है किसी किसी किताब में, और किसी किसी किताब में नाभि से लिखा हुआ है कि नाभि से निकलती हुई वनस्पतियाँ दिखाई गई हैं। तो आप नाभि आए, योनि आए, कुछ भी आए, आपको जो है लगा के आना है कि हाँ ऐसी जो है मूर्ति पाई गई है उस समय। ठीक है, कहाँ से पाई गई है, हड़प्पा सभ्यता से। ठीक, यह चित्रण, इस चित्र को क्या कहा गया है, मातृ देवी। मातृ देवी के प्रजनन शक्ति के स्वरूप को दिखाया गया है। यह पृथ्वी देवी के रूप में अंकित किया जाता है, दिखाया गया। अब भाई पृथ्वी से ही तो वनस्पतियाँ उगी हैं, तो दिखाया गया है कि ये पृथ्वी के रूप में, इसको पृथ्वी देवी माना गया है। वहीं से उनके योनि से जो है वनस्पतियों को निकाला गया है। ठीक है, मार्शल एवं व्हीलर का मत है कि सैंधव देव कुल में मातृ देवी का स्थान सर्वोपरि है।
उन्होंने कहा, मार्शल ने क्या कहा है और व्हीलर ने, कि मात्र देवी का सर्वप्रथम स्थान रखा गया है सिंधु सभ्यता में। ठीक। पशु पूजा। पशु पूजा, सिंधुवासी अपने देवी देवताओं की कल्पना पशु रूप में भी करते हैं, तो उन्होंने पशुओं की भी पूजा की है। काल्पनिक पशु भी इन्होंने माना हुआ है। काल्पनिक पशु के कहाँ से मिला है? ये मिला है मोहनजोदड़ो से। एक मुद्रा में 3 सिरों वाला पशु मिला है। 3 सिरों वाला पशु कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। नीचे दिए गए सींग, भैंसे एवं बीच जो नीचे का सिर है, सबसे 3 जैसे पशु हैं, 3, एक ही पशु खड़ा है, शरीर एक ही है, उसके 3 सर लगे हुए हैं। तो जो नीचे का सर है, तो नीचे का सर जो है सींग भैंसे का, और बीच का सर जो है वो उसका सींग जो है बकरे का है। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य मुद्राओं में 3 बाघों के शरीर को एक से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। ये जो है काल्पनिक पशु हैं। कहाँ से मिले हैं काल्पनिक पशु? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। याद कैसे रखोगे? जो मूवी बनी थी, क्या नाम था मूवी का? मोहनजोदड़ो। तो मूवी बनती है, मूवी क्या होती है? काल्पनिक होती है, काल्पनिक चीज़ों पे बनाई जाती है। तो काल्पनिक पशु भी कहाँ से मिला है? मान लो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, याद करने का ट्रिक है, याद कर लीजिए। यज्ञ, अग्नि पूजा एवं पशु बलि। आप ये देख लीजिए कि यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं या नहीं, अग्नि पूजा के और पशु बलि के साक्ष्य मिले हैं या नहीं। तो सिंधुवासी यज्ञ एवं अग्नि पूजा करते थे। पूछता है ना कि यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं सिंधु सभ्यता से कि नहीं, तो यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि पूजा, यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी। ठीक है। और लोथल, कालीबंगा, बनावली, लोथल, कालीबंगा और बनावली, यहाँ से अग्निवेदिकाएँ मिली हैं, जिससे क्या होता है, पता चलता है कि यज्ञ और अग्नि पूजा की संतुष्टि जो है यहाँ से होती है। कौन कौन से 3 शहर? लोथल, कालीबंगा और बनावली। लोथल कहाँ पे है, कालीबंगा कहाँ है और बनावली कहाँ है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सिंधुवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो ये भी हो गया कि सिंधुवासी जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उनमें अंधविश्वास का प्रचलन था, जादू टोना वगैरह की चीज़ों को मानते थे। ठीक है। आर्थिक जीवन का देख लेते हैं। तो सिंधु अर्थव्यवस्था पशुपालन, सिंचित कृषि और अधिशेष से इसी पे जो है किस पे थे? दस्तकारी प्रथा, दक्षता पे ही इनको दक्षता प्राप्त थी। ठीक है। किसमें? सिंचित कृषि, पशुपालन में और दस्तकारी कामों में। ठीक है। दस्तकारी जो हाथों से बुनाई करके सामान को बेचते हैं। ठीक। पशुपालन ये लोग करते थे, भेड़ का, बकरी, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, इसका सबका पालन करते थे। ऊँट का भी, ठीक, इनका पालन करते थे। हड़प्पा से गधे का साक्ष्य मिला है, तो याद रखिएगा क्योंकि गधा पूछता है। और कौन कौन से जानवर? तो सिंधु घाटी, सिंधुवासी जिन अन्य पशुओं से परिचित थे, कौन कौन से? हाथी, बाघ, हिरण, बारहसिंगा, रीछ, खरगोश, बंदर, बिल्ली, गैंडा, मेढ़ा। ठीक है। इनसे सबसे भी प्रचलित थे। वो जो है गधा भी था। कृषि में ये जो है कृषि करते थे। ठीक है। और कृषि के लिए हल, कुदाल, कुल्हाड़ी, हंसिया, इन सब का प्रयोग ये लोग करते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। कालीबंगा में प्राक सैंधव अस्तर भी मिला है। जुते हुए खेत मिले हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। तो ये आप देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है कपास का प्रथम उत्पादक है पूरे विश्व में। ठीक। इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम क्या रखा था? सिंडोल। कपास का नाम क्या रखा था? सिंडोल। क्यों? क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड थी। ठीक है। मतलब सिंडोल मतलब सिंधुवासियों द्वारा उपजाया हुआ कोई फसल। उद्योग कौन कौन से थे? तो सिंधुवासी विभिन्न प्रकार के उद्योगों से परिचित थे। ये सूती, ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों को धारण करते थे। स्कर्ट भी उस समय थी। गुड़िया, मनका बनाते थे। ठीक है। धातु उद्योग पे ये लोग महारत हासिल कर रखे थे। मूर्ति उद्योग था, मूर्ति बनाते थे। मृदभांड उद्योग हाथी दांत से निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते उद्योग था। और ईंट का उद्योग भी लोगों का खूब फल फूल रहा था उस समय। व्यापार जो थे वो क्या थे? तो व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, बाहर से भी। कहाँ से करते थे? तो ये आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार यहाँ पे उन्नत अवस्था में थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता की विशेषता असंख्य छोटे नगरों में उपस्थित थी। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ का व्यापार जो मेन व्यापार होता था ज़्यादातर अफगानिस्तान, एशिया और पश्चिम एशिया और मध्य एशिया से होता था। ये हो गया भारत, ऊपर हो गया मध्य एशिया और बगल में हो गया पश्चिम एशिया, इधर हो गया बीच में अफगानिस्तान। तो यहाँ तीनों से ज़्यादा होता था। ठीक है।
सैंधोवासी जो निम्न वस्तुएं हैं इन क्षेत्रों में प्राप्त हुई हैं। आप देख लीजिए कौन कौन सी वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं। देखिए चांदी जो है कहाँ से प्राप्त करते थे ये प्राप्त करते थे अफगानिस्तान से चांदी। सोना कर्नाटक से प्राप्त करते थे, और कोलार की खान वहीं पे है ना, KGF मूवी देखे होगे, तो वहीं उसी से यश भाई इनको सप्लाई करते थे सोना। ठीक। तांबा जो है राजस्थान से खेतड़ी ताम्र खान से मिलता था। ठीक है, ओमान से भी ये लोग तांबा मंगाते थे। टिन कहाँ से? अफगानिस्तान से। चांदी कहाँ से? अफगानिस्तान से। टिन अफगानिस्तान से। सेल खड़ी बलूचिस्तान राजस्थान से। लाजवर्द ये बदख्शां से अफगानिस्तान से। तो फिरोजा ये कहाँ से? खुरासान से। चर्ट पत्थर बलूचिस्तान से। लाल रंग का ये जो है कहाँ से मंगाते थे? तो ये फारस की खाड़ी से मंगाते थे। होर्मुज की जलसंधि वहीं पे है ना, वहीं से। तो देवदार और शिलाजीत कहाँ से मंगाते थे? तो ये हिमालय जो है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र से मंगाते थे। आइए देखते हैं विदेशी व्यापार ये लोग कहाँ से करते थे? तो मेसोपोटामिया मिस्र क्रीट और फारस की खाड़ी में स्थित देशों से क्या करते थे? विदेशी व्यापार करते थे। ये आपको मैं बता चुका हूँ। यातायात के लिए इसमें क्या है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृदभांड से नाव का चित्र मिला है। लोथल से मिट्टी के बने नाव के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसी तरह लोथल में डाकयार्ड भी मिला है। तो भाई ये लोग जो है आने जाने का काम, यातायात का काम तो ये लोग करते ही थे। बैल जब तक जो क्या है कि बैल पालने लगे थे ये लोग, और पहिए का भी आविष्कार हो चुका था, तो बैलगाड़ी का भी उपयोग ये लोग मुख्यतः करते थे। ठीक है, माप तोल के लिए क्या था? तो माप तोल में मोहनजोदड़ो के सीप का बना हुआ पैमाना नाप के लिए क्या करते थे? पैमाने का प्रयोग करते थे। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है क्या? मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ पैमाना। हड़प्पा से तांबे का पैमाना। लोथल से हाथी दांत का पैमाना। देखते चले जाइए, मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना, मोहनजोदड़ो से सीप। हड़प्पा से तांबे का पैमाना, तांबे का। लोथल से हाथी दांत का पैमाना। कालीबंगा से मिट्टी का बना हुआ पैमाना। ठीक है, सिंधु सभ्यता के ये सब प्राप्त हुए हैं। ठीक, पैमाने प्राप्त हुए हैं किसके लिए? माप के लिए। सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों की से बड़ी संख्या में बाट भी प्राप्त हुआ है। तो माप के लिए पैमाने का प्रयोग किया जाता था, पैमाने का प्रयोग याद रखिएगा। और सिंधु सभ्यता के पुरास्थल से क्या है? बाट भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बाट कहाँ कहाँ बनाए जाते थे? तो चनोदड़ो वगैरह में आपके बाट बनते थे। ठीक है, बाट जिससे तौला जाता है। तो सिंधु सभ्यता से माप तोल के रूप में प्रयोग होते थे। पत्थर के निर्मित बाट हैं, कई आकार प्रकार में मिले हैं। ये लोग क्या है? घनाकार बाट सर्वाधिक लोकप्रिय था। इसमें क्या होता था कि बड़े बाट 16 की गुणक में मिलते हैं, जबकि छोटे बाट दून प्रणाली या दुगना में मिलते हैं। ठीक है, सैंधव कला तो क्या है? सिंधु सभ्यता की कला का अत्यधिक विकास है। मुद्राएं क्या हैं? मुद्राएं प्राप्त हुई हैं यहाँ से। ठीक है, ये 2500 ईसा पूर्व से अधिक मुद्राएं हैं, इससे पहले की मुद्राएं हैं। पत्थरों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कांचली मिट्टी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। मिट्टी एवं तांबे की बनी हुई मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मुद्राएं सेलखड़ी पत्थर की प्राप्त हुई हैं। तांबे की मुद्राएं अल्प मात्रा में लोथल एवं देसलपुर में मिली हैं। मुद्राएं वर्गाकार, आयताकार, गोल एवं बेलनाकार बनाई जाती हैं। इनमें सबसे लोकप्रिय वर्गाकार मुद्राएं थी जो सेलखड़ी पत्थर से बनी हैं। ठीक है, सैंधव मुद्राओं में सर्वाधिक चित्रांकन एक श्रृंगी पशु का है। सैंधव मुद्राओं में सर्वाधिक जो चित्रांकन है वो एक श्रृंगी पशु का है। गुरिया मनका कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये चनोदड़ो और लोथल से गुरिया मनका बनाने का कारखाना मिला है। सेलखड़ी पत्थर के बने मनके सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सेलखड़ी से बने जो मनके हैं सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं, लेकिन बेलनाकार मनके सर्वाधिक प्रचलित थे। रेखांकित मनके सिंधु सभ्यता के साथ मेसोपोटामिया एवं मिस्र में मिले हैं। हृदयाकार मनके मिले हैं। रेखांकित मनके, बेलनाकार मनके, सेलखड़ी के बने मनके, ये सब प्राप्त हुए हैं। मृदभांड, तो मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। मृदभांड क्या होते थे? बर्तनों को कहा जाता था मिट्टी के। तो चाक का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। देखिए, सैंधव स्थलों से प्राप्त अधिकांश मृदभांड चाक निर्मित हैं, लेकिन चाक का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो एवं चनोदड़ो के मृदभांडों का मानव आकृति बनाई गई। कहाँ कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में और चन्होदड़ो में मृदभांडों पे क्या? मानव की आकृति बनाई गई है। ठीक है, मछुआरों की आकृति भी कहाँ बनाई गई है? हड़प्पा से प्राप्त मृदभांडों में मछुआरों की आकृति प्राप्त हुई है। यह
चिड़िया लोथल से प्राप्त मृदभांडों में चिड़िया अपने मुख में मछली दबाए हुए मिली है। तो देखिए मोहनजोदड़ो और चन्होदड़ो से मानव की आकृति, हड़प्पा काल के मृदभांडों, हड़प्पा में जो है मछुआरों की आकृति, लोथल में चिड़िया अपने जो है मछली को अपने चोंच में दबाए हुए बैठी है पेड़ पर, ठीक है। और पेड़ के नीचे लोमड़ी की खड़ी हुई आकृति भी मिली है। कहाँ पे ये मिली है आपको? लोथल में, ठीक है। तो लोथल में क्या था, बगल में समुद्र था, आप याद रखते समुद्र से चिड़िया ने पकड़ लिया होगा मछली को, मुंह में दबाए हुए उसकी आकृति मिल गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा ऐसे। आगे है कि नाव का चित्रण कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृदभांड में क्या है, नाव का चित्रण भी है। और इसमें क्या है कि प्रमुख मृदभांडों में मटके बने हुए हैं, हत्थेदार ढक्कन मिले हैं, कटोरा, साधारण तस्तरियाँ मिली हुई हैं, कई खाने वाले बर्तन, जैसे आजकल की थालियाँ चलती हैं ना, खाना खाना रहता है, तो वैसे भी मिली हुई थालियाँ भी, जमदानी, और जमदानी ये कोई मतलब एक ऐसे हत्थेदार सुराही होती थी, उसको जमदानी कहते थे। और छिद्रित पात्र भी मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मूर्तिकला देख लीजिए, तो मूर्तिकला में सेंधव मूर्ति को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। धातु मूर्तियाँ, धातु की मूर्तियाँ भी मिली हैं, तांबे और कांसे के बनी हुई मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है। धातु मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। 14 सेंटीमीटर ऊंची नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांस्य निर्मित है, ठीक है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में तांबे एवं कांसे के बने बैल एवं भैंसे की भी मूर्तियाँ मिली हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तांबे और कांसे से बनी हुई भैंस और बैल की भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और एक जो है सुंदर नर्तकी की भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। प्रस्तर मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये सिंधु मूर्तियों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के पत्थरों से, जैसे अलाबास्टर पत्थर, सेल खड़ी, स्लेटी चूना पत्थर एवं लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कुल 12 प्रस्तर मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। कुल 12 प्रस्तर मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो से पत्थर निर्मित एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा में प्रस्तर निर्मित 2 मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा में प्रस्तर निर्मित 2 मूर्तियाँ, मोहनजोदड़ो में 12 मूर्तियाँ। मृण मूर्तियाँ सिंधु स्थलों में सर्वाधिक संख्या में मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ज़्यादातर मृण मूर्तियाँ हस्त निर्मित है। कुछ मुखौटा के साँचे में ढालकर बनाई गई हैं। मानव मृण मूर्तियों के पुरुष की तुलना में नारी मृण मूर्तियाँ अधिक मिली हैं। तो नारी की मृण मूर्तियाँ अधिक मिली हैं। ज़्यादातर नारी मृण मूर्तियाँ स्कर्ट नुमा वस्त्र पहने हैं। उस समय स्कर्ट बहुत अच्छे फैशन में चलता था, तो स्कर्ट नुमा वस्त्र पहने हुई हैं, उस समय की मूर्तियों को पहनाया गया है। अधिकांश पुरुष मूर्तियाँ जो हैं निर्वस्त्र हैं, नंगी हैं। पुरुष की मृण मूर्तियाँ जो हैं वो नंगी हैं और औरतों को स्कर्ट पहनाया गया है। कुछ मूर्तियों में तंग टोपी पहने हुए दिखाया गया है पुरुषों को। और मोहनजोदड़ो से घुटने के बल चलते हुए बच्चों की 2 मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहन से याद रखिए, भगवान कृष्ण को मोहन कहते थे, तो घुटने के बल चलते थे वो। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से बच्चों की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, ठीक। मानव मृण मूर्तियों की तुलना में पशु मृण मूर्तियाँ अधिक मिली हैं। देखिए पशु मृण, जब पूछे कि मानव पशु में किसकी मिली है, तो पशु की सर्वाधिक मिली है। मानव में स्त्री की सर्वाधिक मिली है, फिर पुरुषों की, मतलब पुरुषों की कोनो इज्जत नहीं है, ठीक। पशु मृण मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या में बना कुबड़ वाला बैल मिला है, ठीक है। पशुओं में सबसे ज़्यादा कुबड़ वाला बैल मिला है, ठीक। फिर गैंडा, बैल, भैंस, बाघ, हाथी, सुअर, रीछ, बांदर, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली आदि ये सब मिले हैं, ठीक है, जितने जानवर हैं। घोड़े को मत बना देना भाई, घोड़ा नहीं मिला है। सिंधु लिपि क्या थी? तो उस समय सिंधु लिपि अधिकांशतः मोहरों पर अंकित है, ठीक है। सिंधु लिपि में सर्वाधिक साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु लिपि में 400 से 250 अक्षर प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनको क्या किया गया है? सिंधु लिपि मुख्य रूप से चित्रात्मक एवं भावनात्मक लिपि है, तो इसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है, पढ़ा नहीं जा सकता है। इसको, इस लिपि को क्या नाम दिया गया है? बोस्ट्रोफेदन लिपि कहा गया है, बोस्ट्रोफेदन लिपि, ठीक है। इसमें कैसे इसको लिखते थे? तो इसमें सिंधु लिपि में बाएं से, लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता था और फिर बाएं से दाएं लौट आते थे, ऐसे ही, ठीक है। सिंधु सभ्यता के विज्ञान एवं तकनीकी, तो सिंधुवासी कृषि तकनीकी के अग्रणी थे। खेतों में जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे, ठीक है। बनावली से जो है हल मिला हुआ है। आप जानते हैं विश्व में सर्वप्रथम कपास
यहीं से उगाया गया था। रुई के उत्पादन के रूप में भी इनके पास में तकनीकी थी। ठीक है, अब आते हैं इसके बारे में देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में अलग अलग लोगों में जो है अलग अलग चीज़ें बताई हैं। बाढ़ से इसका माना जाता है पतन, जो माना जाता है सर्वाधिक लोग मानते हैं बाढ़ से। तो बाढ़ से इसको कौन कौन बताया है? विद्वान मार्शल ने बताया है, मैके ने और एस.आर. राव ने बताया है। ठीक है, इसको याद कैसे कर लेंगे? देखिए, मार्शल में बैठ के राव जी जो है कहाँ जा रहे थे? मैके। और राव मतलब समझ लीजिए यहाँ पे कोई औरत राव है। तो ठीक है, मार्शल में बैठ के मैके जा रही थी, लेकिन पता क्या चला कि बाढ़ आ गई, तो इनका मैका पूरा बर्बाद हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता इनका मैका था। मार्शल में बैठ के कहाँ जा रही थी? अपने मैके। तो बाढ़ आ गई थी तो बर्बाद हो गया था। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक है, इससे आपको आप भूलेंगे नहीं, याद रहेगा आपको। ठीक है, इसमें जो अभी हम पढ़ाए हैं उसका संक्षेप में दिया हुआ है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो मेन पॉइंट हम बताए दे रहे हैं, सिंधु सभ्यता से सबसे बड़ा पुरास्थल जो है वो क्या है? गनवेरी वाला। सबसे बड़ा पुरास्थल गनवेरी वाला है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हकरा नदी के तट पर बसा हुआ है। क्या नाम है? गनवेरी वाला। और भारत में पूछो सबसे बड़ा कौन है, तो भारत में सबसे बड़ा कौन है? राखी गढ़ी। और सिंधु सभ्यता पूरे का पूछो तो गनवेरी वाला है। ओके, सिंधु सभ्यता सर्वाधिक पुरा स्थल सरस्वती घाटी में मिले हैं। सर्वाधिक पुरा स्थल सरस्वती घाटी, अगर घाटी पूछे तो सरस्वती घाटी के बगल में प्राप्त हुआ है। और अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा किस प्रांत में प्राप्त हुआ है, तो गुजरात में प्राप्त हुआ है। ठीक है, बाकी आपको हम पढ़ा चुके हैं, कुछ इसमें और इम्पोर्टेंट मिलता है तो बताते हैं। मूर्ति पूजा सर्वप्रथम जो है प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से मिल चुकी है, ये आप जानते हैं। सैंधववासी काल्पनिक एवं वास्तविक पशुओं की पूजा करते थे, ये भी मैंने बता दिया है ना। 3 पशु, एक कोई पशु है उसमें 3-3 सर लगे हुए हैं, 3 सर वाले बाघ की भी मूर्ति बनाई गई है। तो ये सब मेसोपोटामियाई अभिलेखों में दिलमुन, मगन एवं मेलुहाह, ठीक है, मेलुहाह नामक 3 देशों के उल्लेख हुए हैं, जहाँ से मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, यहाँ पे व्यापारियों के बारे में वस्तुओं का आयात निर्यात करते थे। कहाँ से? दिलमुन व्यापार में बिचौलियों को भूमिका अदा करता था। उसको क्या कहते थे? दिलमुन क्षेत्र जो था वो भूमिका अदा करता था, मध्यस्थता करता था। ठीक है, सिंधुवासी विश्व में कपास के, दिलमुन कोई आदमी नहीं है, दिलमुन एक जगह का नाम है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अभिलेखों में दिलमुन, मगन और मेलुहा ये सब जगह के नाम है। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसे बता चुका हूँ। यूनानियों में कपास के नाथ में इनको क्या कहा गया है? सिंडोन कहा है। सिंडोन या सिंडोल, मतलब सिंधुवासी लोग जो है, अर्थ इसका अर्थ था सैंधववासी की उपज, सैंधववासियों की उपज। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगली 2 क्लास में हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नई क्लास के साथ में।